नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानी और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। इस कहानी की नायिका काव्या, जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से सताई हुई है। शारीरिक रूप से तो उतनी नहीं जितनी उसकी मानसिकता और उसकी आत्मा घायल है। इस कहानी की नायिका काव्या का पति उसे वो सम्मान नहीं देता जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। कदम कदम पर उसका अपमान करता है और उसे जलील करता है। सब कुछ सहते हुए काव्या उसी के साथ अपना जीवन बिता रही है। वो मजबूर है क्योंकि उसके बच्चों की परवरिश होनी बहुत आवश्यक है। वो आर्थिक रूप से सबल नहीं है। अगर काव्या आर्थिक रूप से समर्थ होती तो शायद वो अपने पति के इतने अत्याचार न सहती। क्या काव्या ने फिर कोई ऐसा निर्णय लिया जो उसे आत्मसम्मान दिला सके, या फिर वो अपने पति के साथ आजीवन जलालत का ही जीवन जीती रही? ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं मेरी कहानी क्या खोया क्या पाया, मेरी ही जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। कनक, ये बात मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? काव्या ने अपनी सहेली कनक से उदास लहजे में कहा। तेरा फैसला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कनक ने काव्या को देखते हुए कहा, मेरा फैसला बिल्कुल सही है। ये फैसला मैंने आज नहीं लिया है। ये निर्णय तो मैंने बहुत पहले ले लिया था कनक। अमल इस पर आज किया है, काव्या ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। कनक अपनी सहेली काव्या से मिलने उसके ऑफिस आई थी। वो एक एनजीओ का ऑफिस था जहां सताई हुई औरतों के अधिकारों के काम होते थे। काव्या यहाँ की मैनेजर थी। काव्या, तुम अपनी ससुराल में भी रह सकती हो जैसे पहले रह रही थी। तुम अपने पति से कोई मतलब ना रखो। जब तुम अपनी ससुराल में रहोगी तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम बदनामी से भी बची रहोगी, वरना समाज के तानों को तुम सहन नहीं कर पाओगी। आज भी एनजीओ में काम करने वाली औरतों को समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। कनक ने अपने मन की बात स्पष्ट की। नहीं कनक, अब मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैंने बहुत ताने सुने हैं, उससे ज्यादा क्या सुनूंगी? काव्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काव्या, तुम एक औरत हो, उसे कदम कदम पर मजबूर किया जाता है। तुम उन मजबूरियों को समझो, कनक ने समझाने वाले लहजे में कहा। कनक, कैसी मजबूरी? औरत को मजबूर कौन करता है? ये पुरुष प्रधान समाज। अब मैं इस समाज की परवाह नहीं करती। आज मैं खुद को मजबूर भी नहीं समझती, जैसे आज से 25 साल पहले समझती थी। उस समय मैं मजबूर थी। उस समय मुझे मजबूर होकर अपनी ससुराल जाना पड़ा। तब मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ भी थी। उस समय एक माँ ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की तिलांजलि दे दी थी। पर अब मैं मजबूर नहीं हूँ। मेरे बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, इसलिए अब मुझे दुनिया के तानों की परवाह नहीं है। इन 25 सालों में मैंने समय को तो नहीं देखा, पर उस समय ने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया। कनक, बीते हुए लम्हों ने मुझे इतना तो समझा दिया है, यहाँ हर रिश्ता स्वार्थपरता में लिप्त है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। एक औरत के लिए अकेले रहकर बच्चों को पालना आसान नहीं है। मैंने कोशिश की पर उसमें सफल नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण था मैं आर्थिक रूप से समर्थ नहीं थी। काव्या ने अब जवाब दिया। तेरी बात सही है, तूने बहुत कुछ सहा है। ससुराल वालों के ताने, पति की बेरुखी, अपमान,
कदम कदम पर तेरा आत्मसम्मान घायल हुआ है, पर अब तो तेरे पति बदल गए हैं। वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तूने माफ क्यों नहीं कर देती? कनक ने कहा। कनक, ये तुम कह रही हो? मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने एक पत्नी के वजूद को जलील किया है, उसे कदम कदम पर अपमानित किया है। उसने मेरी मांग के सिंदूर को भी अपमानित किया। मैं अपने पति को कभी नहीं माफ कर सकती, काव्या ने कठोर शब्दों में कहा। काव्या, तुम अपना पूरा जीवन अकेले कैसे गुजारोगी? एक औरत के लिए अकेले जीवन गुजारना बहुत कठिन होता है। ये बात तुम भी समझती हो, कनक ने धीरे से कहा। पति के साथ रहकर मैंने जो जलालत भरी जिंदगी गुजारी है वो मैं जानती हूँ। 25 वर्षों तक पति के साथ रहकर भी मैं अकेली थी। वो कभी भी मेरे साथ नहीं थे। रातों की तन्हाइयाँ मुझे डसती थी। मेरा मन भी पति के साथ के लिए मचलता था, पर मेरे पति दूसरी औरतों की बाहों में अपनी रातें गुजारते थे। मैं अकेली तन्हाइयों में अपने आंसुओं से खुद को भिगोती थी। मुझे अकेले रहने की आदत है कनक, काव्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। काव्या, मैं तेरे दर्द, तेरे गुस्से को समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहन किया है, इसलिए तू पत्थर हो गई है। काव्या, औरत तो क्षमाशील होती है, उसमें दया ममता का सागर हिलोरे लेता रहता है। जीजाजी तेरे पति हैं, एक पत्नी के नाते उन्हें माफ कर दे। कनक ने काव्या को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। कनक, तेरी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है तू मेरे पति की वकालत करने यहाँ आई है। काव्या ने कनक को घूरते हुए कहा। हाँ, ये सच है। कल बाजार में मुझे जीजाजी मिले थे। वो बहुत बीमार लग रहे थे। उन्होंने मुझे रोक कर कहा, कनक जी, आप काव्या की सबसे अच्छी सहेली हैं। आप उससे कहिए वो मुझे माफ कर दे और अपने घर वापस आ जाए। मैंने काव्या का बहुत दिल दुखाया है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब मैं उसे कोई दुख नहीं दूंगा। अगर आप उसे समझाएंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेगी। मुझे जीजाजी की आंखों में पश्चाताप के आंसू दिखाई दिए। पछतावे के आंसू देखकर तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तू तो उनकी पत्नी है, उन्हें माफ कर दे, कनक ने कहा। काव्या, मैं भगवान नहीं इंसान हूँ, इसलिए मैं अपने पति को माफ नहीं करूंगी। मैं अब उस घटिया इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। उसने मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी लहूलुहान किया है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। ये बात तुम मेरे पति से जाकर कह देना। ये बात मैंने अपने बच्चों से भी कही है, काव्या ने नफरत से कहा। काव्या, मेरी बात तो सुन, कनक ने कहा। काव्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो अपनी ही रो में बोलती रही। कनक, अगर मेरे माता पिता गरीब ना होते तो शायद मैं अपने पति की इतनी जलालत ना झेलती। मेरे माता पिता गरीब हैं और तेरे माता पिता अमीर हैं, इसलिए तू आर्थिक तंगी को समझ नहीं सकेगी। मैं दोबारा अपने पति के घर लौटकर कभी न जाती। कनक, तेरे माता पिता पैसे वाले हैं, इसलिए तू मुझे ऐसी सलाह दे रही है। तुम मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति से अनजान है। एक मिडिल क्लास वालों को शादी के बाद अपनी बहन बेटियों को अपने घर रखना आसान नहीं होता, और मेरे माता पिता के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वो मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरे साथ भी यही हुआ और हर लड़की के साथ यही होता है। शादी के बाद भी मैं अपने पति के साथ क्यों रही, तू जानती है? मुझे तो तुरंत ही पता चल गया था कि मेरे पति एक अय्याश व्यक्ति हैं। शराब और शबाब उनकी कमजोरी है। उनको बढ़ावा देने वाली कोई और नहीं, मेरी सास है। मैंने कई बार अपनी सास से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे ही दोषी करार दे दिया। उनका कहना था मैं अपने पति को अपने मुंह पास में बांध नहीं पाई, इसलिए मेरे पति दूसरी औरतों के साथ रातें बिताते हैं। मेरी सास ने तो यहाँ तक कहा, अगर तुम्हें अपने पति को वश में रखना है तो तुम भी अपने पति के साथ शराब पियो, अपने जिस्म का प्रदर्शन करो।
उनकी बातें सुनकर मुझे स्वयं से घृणा हो गई थी। मैं उसी समय अपने घर लौट जाती, लेकिन मेरी माँ ने समझाया कि तुम अपने पति को समझो, उसे सुधारने की कोशिश करो। मैंने वो भी करने की कोशिश की और जानती हो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन तो हद हो गई। जब मैं अपने मैके गई थी और बिना बताए ससुराल आ गई, तब मैंने देखा मेरे पति मेरे ही बिस्तर पर किसी गैर औरत की बाहों में लेटे शराब पी रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा घर है, यहाँ रहना है तो तुम्हें ये सब सहना होगा। उनकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मैके चली गई। वहाँ कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर उसके बाद मेरी भाभी के तानों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि लोगों की गंदी निगाहों का सामना जरूर करना पड़ा। उसके बाद मैंने फैसला किया, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं जलालत सहकर अपनी ससुराल में ही रहूंगी। जानती हो कनक, ये फैसला मैंने क्यों लिया? मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए इस जलालत को स्वीकार किया। इसलिए मैंने अपमानित होकर भी दोबारा उस नर्क में रहना स्वीकार किया। मैंने उस पति में कभी भी एक अच्छा पति और पिता नहीं देखा। मैंने उस घर में रहते हुए कितनी जलालत उठाई और चुपचाप मैं उस जलालत को सहती रही। इसका सबसे बड़ा कारण था, मैं एक माँ थी। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपने जिस्म का भी सौदा कर देती है, मैंने तो सिर्फ जलालत सही थी। आज एक माँ ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मेरी बेटी अपनी ससुराल में खुश है और बेटा अपनी पत्नी के साथ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं उस घर में रहकर स्वयं को अपमानित नहीं करवा सकती। कनक, तू नहीं जानती, जब मैं मजबूर होकर मायके से ससुराल आई थी तो मेरे पति और सास ने मुझे बहुत अपमानित किया था। मैंने इतना लंबा समय कैसे गुजारा, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा भगवान। आज मुझे उस जलालत से आज़ादी मिल गई है। अब मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हूँ। काव्या ने कनक से कहा। वो शून्य में देखती हुई ये सारी बातें कह रही थी। ठीक है, तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हो तो ना रहो, पर अपने बेटे और बहू के साथ रहने में क्या परेशानी है? कनक ने पूछा। मैं अपने बेटे और बहू के साथ भी नहीं रहूंगी। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। मैंने महसूस किया है, अपनी दादी की तरह मेरा बेटा भी अपने बाप को पूरी तरह गलत नहीं मानता। हाँ, मेरी बेटी मेरे दर्द को समझती है। इतने लंबे समय में मैंने इतना तो देख समझ लिया, सभी रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी हुई है। आगे चलकर मेरे बेटे को अपने बाप की लाखों की प्रॉपर्टी मिलेगी, वो उसे क्यों छोड़ना चाहेगा? वो भी कल को तुम्हारी तरह मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। मैं उसके पिता को माफ कर दूं, जो मैं कर नहीं सकती। अब मैं बेटे के मुंह में पड़कर अपना आगे का जीवन नर्क नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैंने एनजीओ ज्वाइन किया है। यहाँ रहकर मैं अपने जीवन का फैसला खुद करूंगी। अब मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं। यही सोचकर मैंने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है। मैं एनजीओ के माध्यम से समाज और परिवार से सताई औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अब अपने तरीके से जीऊंगी, अपने जीवन के फैसले खुद करूंगी। मैंने समय को तो नहीं देखा, पर समय ने मुझे बहुत कुछ दिखा और सिखा दिया है। आज समय की यही मांग है, जियो और जीने दो, काव्या ने गंभीर लहजे में कहा। कनक ने देखा काव्या के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। अब वो पहले वाली कमजोर काव्या नहीं थी। ये थी मेरी कहानी, क्या खोया क्या पाया। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ,
कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं।